हे गाइस, दिस इज सोनी। आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड क्विकली में स्वागत है। आज हम लोग संविधान को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट संविधान के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नहीं, लेकिन आने वाली सभी वीडियो में संविधान कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि मैंने इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा बेस्ट नहीं लिया है जिससे हमारा टाइम बर्बाद हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि उस चीज़ में मास्टर डिग्री हासिल करनी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और चीज़, जब भी हम कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। इसीलिए संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके इतिहास के बारे में जानिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध को 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उन्होंने समय समय पर कई एक्ट पारित की जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बने। वे इस प्रकार हैं। पहला हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लिया, तो इसके लिए उन्होंने कई एक्ट पारित किए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी बाहर से हमारी, उसको भी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। इसके लिए उसने क्या किया, बहुत सारे एक्ट भेजी, जिसमें से एक पहला हमारा एक्ट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का संविधान की दृष्टि से बहुत महत्व है। पहला, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना, मतलब जो कार्य कर रहा है उसको कंट्रोल करना उनका। यही जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग है उसका मोटिव था। नेक्स्ट, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। इसके द्वारा पहली बार, किसके द्वारा, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग थे। इसका पॉइंट नंबर दूसरा हमारा, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिविंगस्टन एवं हाइट थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बताऊंगा ये क्या है अभी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसी भारत में, जिसकी वजह से जो कंपनी थी उसको भारत में उसकी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा एक्ट है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन उठता है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो किस लिए है, तो ये दोहरे प्रशासन के लिए इस एक्ट का उपयोग है। तो देखें क्या है, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला हमारा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो व्यापारिक मामलों के लिए और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स है वो राजनीतिक मामलों की देखभाल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब ए क्यों आया? इसके द्वारा 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड है उसके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन आदि देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हमारा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला हमारा जो 1813 ईस्वी से पहले जो ईसाई पादरी थे उनको भारत में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी के बाद 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद जो ईसाई पादरी थे उनको आज्ञा प्राप्त करके अनुमति प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई। दूसरा पॉइंट हमारा कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी या शासन कर रही थी तो उसके जो अधिकार पत्र थे उसके लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर तीसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और जो पूर्वी देश थे पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त रहा। मैं आपको यहाँ पर फिर से एक चीज़ बता दूं कि मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली है जो हमारे लिए बेस्ट हो, और जो भी अधिनियम या एक्ट हमारे छूटे हैं उसको मैंने एक नोट के रूप में डिस्कस किया है, और जो भी और भी छूट जाते तो उसको मेरी सेकंड वीडियो है पार्ट 2 जिसमें सारे क्वेश्चन को लिया है, उसमें सारे अधिनियम कवर हो जाएंगे और इनके तहत जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने उसमें लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा अधिनियम है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। इसका पॉइंट नंबर दूसरा, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और विधिक परामर्श हेतु मीन्स कानूनी सलाहकार के रूप में जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को, पॉइंट नंबर हमारा चौथा है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी कि कानून के विरुद्ध इस दास प्रथा को घोषित कर दिया गया। और 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। जो भारतीय कानून थे उनका वर्गीकरण किया गया, तो इसके लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट अधिनियम हमारा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत, समाप्त कर कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए सन 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए सन 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यही हमारा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, और तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये हमारे यहाँ से दिन बदल गए। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए इसका पहला, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि जो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया।
पॉइंट नंबर इसका दूसरा, भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई और इस मंत्री परिषद में 15 सदस्यों का सृजन हुआ, मतलब 15 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए, जिसमें से जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के थे और जो 7 सदस्य थे वो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। और तीसरा पॉइंट है, जो हमारे यहाँ मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आए थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामलों के लिए था, तो उनके पद को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पांचवा, भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। अब कुछ और भी अधिनियम है जिसको मैंने पॉइंट के रूप में लिया है। तो पहला पॉइंट हमारा है 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, एक पहले थे हमारे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। विधान परिषद में मनोनीत किया। 18 पॉइंट नंबर हमारा दूसरा, ये हमारा अधिनियम है 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी के अधिनियम में यह उपबंध किया गया। पॉइंट नंबर दूसरे में 1873 ईस्वी के अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। पॉइंट नंबर हमारा तीसरा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1876 ईस्वी का अधिनियम, जिसको हम लोग शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं। 1876 ईस्वी के अधिनियम को हम लोग शाही उपाधि अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 1876 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1873 ईस्वी को 28 अप्रैल 1873 ईस्वी को यह घोषणा की गई कि जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाए। 28 अप्रैल 1873 को यह घोषणा के अनुसार महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? 28 अप्रैल 1873 ईस्वी को। यह इंपॉर्टेंट है। 28 अप्रैल 1873 ईस्वी को एक घोषणा के अनुसार महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा और नेक्स्ट अधिनियम 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसके अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के समय कौन सा अधिनियम था या किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले
मिंटो सुधार या 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार, ये इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार या 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला हमारा, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, किसके अंतर्गत, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस लिए आया, तो पृथक प्रतिनिधित्व के लिए आया था। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाने लगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाने लगा। पॉइंट नंबर हमारा दूसरा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। जो भारतीय थे उनको भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। पॉइंट नंबर तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को, जो केंद्र की और जो प्रांत की विधान परिषद थे, उनको पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। किसके अंतर्गत, मार्ले मिंटो सुधार या 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे हमारे, वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट नोट, जो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो हमारे मार्ले थे वो क्या थे और जो मिंटो थे वो कौन थे। तो 1909 ईस्वी में जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में, किसमें, इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव थे। और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत की वायसराय थे। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में और इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट अधिनियम हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, किसकी, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो किस लिए था, तो द्विसदनात्मक विधायिका के लिए। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या 144 थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो राज्य परिषद था उसके राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या 144 थी। केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे।
दोनों सदनों के मीन्स केंद्रीय विधानसभा की और राज्यसभा के दोनों के अधिकार समान थे, किंतु इसमें से एक अंतर इतना था कि बजट पर जो बजट था हमारा उस पर स्वीकृति देने का अधिकार केवल निचले सदन को था। बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार निचले सदन को था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। द्वैध शासन प्रणाली जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था उसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। ये भी यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस लिए? द्वैध शासन प्रणाली के लिए। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया और प्रांतों में, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस थे। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस थे। पॉइंट नंबर तीसरा, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित या अंतरित। इस योजना के तहत, किस योजना के तहत? 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित या अंतरित। पॉइंट नंबर चौथा, जो भारत का जो सचिव था उसको अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किसके अंतर्गत? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। अब 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इसका हमारा, इसने पहली बार, किसने? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ने, इसने पहली बार केंद्रीय बजट का राज्यों के बजट से अलग कर दिया। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इसके तहत हमारा नोट है, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार यह भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत महिला को वोट देने का अधिकार मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट अधिनियम हमारा 1935 ईस्वी का, नेक्स्ट अधिनियम हमारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में आरंभ में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए क्या है हमारे पहला है अखिल भारतीय संघ। ये हमारा पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम के अंतर्गत था? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ था। तो ये अखिल भारतीय संघ क्या है? चलिए इसको देख रहे हैं हम लोग। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। अखिल भारतीय संघ में प्रांतों के लिए सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। और जो देसी रियासतें थी वो संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता
को देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, पहले हमारे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। पॉइंट नंबर हमारा तीसरा है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित कर दिया। जो कानूनी शक्तियाँ थी उसको केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, इस पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूँ, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। किसके अंतर्गत? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के तहत 3 सूचियों का निर्माण किया गया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची का। तो पहले हमारी है परिसंघ सूची। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनंत शक्ति थी। परिसंघ सूची के अंतर्गत परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का यानी कि कानून बनाने का अधिकार था। इस सूची में विदेशी कार्य, इस सूची के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? परिसंघ सूची के अंतर्गत, परिसंघ सूची के अंतर्गत विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। किसके अंतर्गत? परिसंघ सूची के अंतर्गत विदेशी कार्य, परिसंघ सूची के अंतर्गत विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। नेक्स्ट हमारी सूची है प्रांतीय सूची। नेक्स्ट, पहले हमारी सूची थी परिसंघ सूची और नेक्स्ट हमारी प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल की अनंत अधिकार था। मतलब जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनको शक्तियाँ प्राप्त थी कि वह उसके लिए कानून बना सके। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल का कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। प्रांतीय सूची के विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। नेक्स्ट हमारा संवर्ती सूची। नेक्स्ट हमारी है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषयों पर जो परिसंघ था और जो विधान था, संवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं विधान दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। किसके अंतर्गत? संवर्ती सूची के अंतर्गत परिसंघ एवं विधान दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। संवर्ती सूची के कुछ विषय थे, क्या थे? दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। 1935 अधिनियम के लिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत परिषद का अंत। 1935 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। किसके अंतर्गत? 1935 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत हमारे देश के लिए मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट अधिनियम हमारा 1947 ईस्वी का, 1947 ईस्वी का स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार में जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी।
इस अधिनियम में, किसमें, 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम की प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों का संविधान सभा को सौंपी जाएगी। 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी और सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दी जाएंगी और जो ब्रिटिश सरकार है उनको सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। किसके अंतर्गत, 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे और जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट इस अधिनियम का, और यहाँ से अधिनियम खत्म हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाकर तैयार नहीं करता तब तक उस समय 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जब मैं संविधान सभा पढ़ाऊंगा तो उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे कानून चली वो किस सबसे ज़्यादा कानून चला, वो 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही हमारे कानून बने।